जय श्री महाकाल। दोस्तों, अपन ने मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए जो है क्लास 12 का पेपर स्टार्ट किया था भौतिक विषय का। उसमें जो है अपन ने वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर में एक से लगाकर सही विकल्प सारे देखे थे अपन ने। उसके बाद में अपन जो है प्रश्न छठा भी देखा था, सातवां भी देखा था, अथवा वाले भी देखे थे। उसके बाद में अपन आठवें में आए थे। तो चलो अब अपन जो है आठवें से देखते हैं। देखिए इसमें आठवें से आगे देखते हैं। देखो आठवां प्रश्न है, आपके एम्पियर के परिपति नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। एम्पियर के परिपति नियम का कथन और गणितीय रूप लिखिए। तो इसका अपन जो है देखो एम्पियर के परिपति नियम का कथन और गणितीय रूप देखते हैं। क्या आपके प्रश्न क्रमांक जो है आठवां है। ठीक है, प्रश्न 8 है। आपके प्रश्न क्रमांक कौन सा है? आठवां है। एम्पियर का परिपथी नियम। ठीक है, एम्पियर का क्या है? आपके प्रश्न क्रमांक आठवां है। एम्पियर का परिपथीय 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 या रेखीय समाकलन का नियम। रेखीय समाकलन समाकलन का नियम रेखीय समाकलन का नियम ये आपको जो है पूछा गया है और इसका गणितीय रूप पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और वेरी आईएमपी है। क्या है आपके एम्पियर का परिपथी नियम? एम्पियर का परिपथी नियम या रेखीय समाकलन का नियम जो है आपके एम्पियर का परिपथी नियम या रेखीय समाकलन का जो नियम है क्या है कि देखो अगर कोई गतिमान आवेश है, अगर कोई गतिमान आवेश या धारा है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये अपन जानते हैं। देखो अपन जानते हैं या हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। इस बात पर ही निर्भर करता है। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि गतिमान गतिमान आवेश गतिमान आवेश या धारा गतिमान आवेश या धारा हम जानते हैं कि गतिमान आवेश या धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अगर कोई भी गतिमान आवेश है या धारा है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। गतिमान आवेश या धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आपके यानी कि कहने का यह अर्थ है कि एम्पियर का परिपथी नियम जो होता है या आपके चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच में क्या करता है? परिमाणात्मक संबंध बताता है। एम्पियर का जो परिपथी नियम होता है, ठीक है, यह नियम चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच परिमाणात्मक संबंध बताता है। कौन सा? एम्पियर का परिपथी नियम। यह नियम यह नियम यह नियम चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच परिमाणात्मक संबंध बताता है। ठीक है, एम्पियर का जो परिपथी नियम होता है यह क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच परिमाणात्मक संबंध बताता है। यह नियम क्या है? चलो अपन इस नियम को देखते हैं। एम्पियर का जो परिपथी नियम है वो क्या है, इसके बारे में अपन जो है जानकारी लेते हैं कि वही एम्पियर का परिपथी नियम है क्या आखिर में। देखो एम्पियर का परिपथी नियम है क्या है आपके? तो एम्पियर के परिपथी नियमानुसार एम्पियर के परिपथी नियमानुसार एम्पियर के परिपथी या रेखीय समाकलन के नियमानुसार किसी बंद वक्र C के चुंबकीय क्षेत्र का
चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, बी वेक्टर का रेखीय समाकलन किसी बंद वक्र C के चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र C के, ठीक है, उस बंद वक्र C में निहित किसी बंद वक्र C के चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र C में निहित धाराओं के बीजीय योग, धाराओं का क्या होता है, यहां पर धाराओं का क्या लिया जाता है, उस बंद वक्र C के अंदर निहित धाराओं, उस बंद वक्र C में निहित धाराओं के बीजीय योग का म्यू जीरो गुना होता है, म्यू जीरो गुना होता है धाराओं के बीजीय योग का म्यू जीरो गुना होता है, गुना होता है भाई। ये आपके एम्पियर का परिपथी नियम, किसी बंद वक्र C के चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र C में निहित धाराओं के बीजीय योग का म्यू जीरो गुना होता है, जहां म्यू जीरो क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता, जहां म्यू जीरो क्या है आपके, जहां म्यू जीरो क्या है, हवा या निर्वात, वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता है, वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता है। अर्थात एम्पियर का परिपथी नियम का गणितीय रूप, अर्थात गणितीय रूप में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में निहित धाराओं के बीजीय योग का म्यू जीरो गुना होता है। धाराओं के बीजीय योग में म्यू जीरो का गुना कर दो तो वो क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र C में निहित धाराओं के बीजीय योग का म्यू जीरो गुना होता है। इसे ही क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथी नियम कहते हैं, इसे ही एम्पियर का परिपथी नियम कहते हैं। यह आपके एम्पियर के परिपथी नियम का गणितीय रूप हो गया। एम्पियर के परिपथी नियमानुसार किसी भी बंद वक्र C के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र C का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में निहित धाराओं के बीजीय योग का म्यू जीरो गुना होती है। यह आपके एम्पियर का परिपथी नियम का कथन है। ये धाराओं के बीजीय योग का क्या होता है, म्यू जीरो गुना होता है। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि अगर पृष्ठ के भीतर कुल धाराओं का बीजीय योग अगर शून्य है तो उस पृष्ठ से संबद्ध आपके चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। यदि किसी पृष्ठ के, ठीक है, यदि किसी बंद वक्र C के अंदर निहित धाराओं का जो उस बंद वक्र C में निहित धाराओं का बीजीय योग अगर शून्य है, निहित धाराओं का बीजीय योग अगर शून्य है तो उस बंद वक्र से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा। अब देखो नेक्स्ट, इसके अथवा में यह आया था आपके चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम क्या होता है। चुंबकत्व के लिए आपके 8वें का अथवा वाला क्या कह रहा है, चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम देखिए, गॉस के नियम का कथन एवं गणितीय रूप दी। चुंबकत्व के लिए गॉस के नियम का कथन और इसका जो है आपको गणितीय रूप देना है। तो देखो चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद सतह से
किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। यह आपके किसका है? चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम। ठीक है, तो आपके चुंबकत्व के लिए, चुंबकत्व के लिए, चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम या गाउस का नियम, गॉस का नियम क्या है? गॉस का नियम क्या है कि किसी भी बंद सतह से, किसी भी बंद सतह से, बंद सतह से होकर होकर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स आपके किसी भी बंद सतह से होकर, किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। कोई भी अगर बंद सतह है तो उससे होकर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा। किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी भी स्वतंत्र ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, स्वतंत्र या एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपके किसी भी चुंबकीय ध्रुव का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इसका अर्थ है कि किसी भी एकल एकल ध्रुव, एकल ध्रुव क्या क्या स्वतंत्र स्वतंत्र ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। कोई अस्तित्व, कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि एकल ध्रुव नहीं होते हैं, हमेशा चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं? जोड़ों में होते हैं। हमेशा चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं जोड़ों में होते हैं। एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। यानी कि आपके देखो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है किसी भी पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। किसी भी पृष्ठ से संबद्ध, किसी भी पृष्ठ से संबद्ध आपके चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, किसी भी पृष्ठ से संबद्ध आपके चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है, किसी भी पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है वो क्या होता है? आपके शून्य। किसी भी पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है? शून्य। इसका अर्थ एक ही है कि किसी भी एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है और किसी भी पृष्ठ से ना तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है ना उसमें समाहित होती है, क्योंकि ये क्या होती है? बंद लूप होती है। ये क्या होती है? आपके बंद लूप होती है। तो ये इसका क्या हो गया? आपके गणितीय रूप हो गया आपके। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? बंद लूप होती है। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें आपके, किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? शून्य। अपन ऐसे भी इसका कथन लिख सकते हैं, किसी भी बंद सतह से, किसी भी बंद सतह से, किसी भी बंद सतह से, बंद सतह से होकर होकर गुजरने वाला, गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, शून्य होता है। अपन ये बात भी बोल सकते हैं या अपन ये भी कह सकते हैं कि किसी भी अकेले जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ना तो किसी पृष्ठ से शुरू होती है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, ना तो किसी पृष्ठ से शुरू होती है, नहीं क्या होती है उसमें समाप्त होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ना तो ना तो किसी किसी पृष्ठ से शुरू होती है और ना ही उसमें ना ही उसमें समाहित होती है, बल्कि ये बंद लूप होती है। बंद लूप होती है बंद लूप होती है। जबकि अपन देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो खुला लूप होती है, बंद लूप नहीं होती है। ये क्या होती है, बंद लूप होती है। आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ये क्या होती है, आपके बंद लूप होती है। इसका भौतिक महत्व क्या हो गया कि किसी भी अकेले स्वतंत्र ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसका भौतिक महत्व है कि इसका भौतिक महत्व है कि किसी भी किसी भी किसी भी चुंबकीय ध्रुव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इसका यही क्या है आपके देखो नेक्स्ट प्रश्न आता है इसी में, आपके इसी क्रम में 9वां प्रश्न आ जाता है, किन तरंगों को ऊष्मीय तरंगे भी कहा जाता है। तो किन तरंगों को ऊष्मीय तरंगे भी कहा जाता है, तो अवरक्त तरंगों को ऊष्मीय तरंगे भी कहा जाता है। अवरक्त तरंगों को आपके प्रश्न आ जाएगा 9वां प्रश्न क्या रहेगा, अवरक्त तरंगों को ऊष्मीय तरंगे भी कहा जाता है। अवरक्त तरंगों को ऊष्मीय तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त तरंगों को ऊष्मीय तरंगे भी कहा जाता है। अवरक्त तरंगों को ऊष्मीय तरंगे भी कहा जाता है क्योंकि ये परमाणु और अणुओं में कंपन उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण उनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अवरक्त तरंगों को ऊष्मीय तरंगे भी कहा जाता है। परमाणुओं और अणुओं में क्या करती है, सीधे परमाणुओं और अणुओं में कंपन पैदा करके, कंपन पैदा करती है उनमें, जैसे ही उनके ऊपर गिरती है तो कंपन पैदा करके ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है, परमाणु और अणुओं में सीधे कंपन पैदा करके ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिससे वे क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ठीक है, जिससे वे गर्म हो जाते हैं, जिससे वे गर्म हो जाते हैं। ठीक है, और इन तरंगों की पृथ्वी पर माध्य ताप बनाए रखने से संबंधित किस प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखो पृथ्वी में इन तरंगों की पृथ्वी पर माध्य ताप बनाए रखने में संबंधित किस प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वी पर माध्य ताप बनाए रखने से संबंधित ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी पर माध्य ताप बनाए रखने से संबंधित ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका है।
महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुई, जलवाष्प हुई या ग्रीन हाउस गैसें हुई, जैसे ये अवरक्त किरणें सूर्य से आती है, पृथ्वी से टकराती है और परावर्तित होती है और इनके ऊपर गिरती है, तो ये क्या करती है, इनको अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी का निचला वातावरण गर्म गर्म बना रहता है। इसे ही क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो पृथ्वी से पृथ्वी से आने वाली आने वाली आने वाली या आने वाले अवरक्त 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 प्रकाश में, पृथ्वी से आने वाला अवरक्त प्रकाश ऐसे लिख देते हैं अपन, पृथ्वी पर पृथ्वी से परावर्तित पृथ्वी से परावर्तित प्रकाश प्रकाश जब पृथ्वी से परावर्तित प्रकाश जब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प जलवाष्प धूल के कण जलवाष्प धूल के कण व ग्रीन हाउस गैसों पर पृथ्वी से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी से परावर्तित अवरक्त प्रकाश पृथ्वी से परावर्तित अवरक्त प्रकाश पृथ्वी से परावर्तित परावर्तित अवरक्त प्रकाश अवरक्त प्रकाश अवरक्त प्रकाश जब कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प धूल के कण व ग्रीन हाउस गैसों पर गिरता है या गैसों पर गिरता है तो ये अवशोषित कर लेती है, ये अवरक्त प्रकाश को अवशोषित कर लेती है अवशोषित कर लेती है जिससे क्या होता है, जिससे पृथ्वी का निचला वायुमंडल गर्म बना रहता है गर्म बना रहता है। पृथ्वी का जो निचला वायुमंडल है वो गर्म बना रहता है और उसका माध्य ताप जो है औसत रहता है, या माध्य ताप या औसत ताप रहता है, उसका ज्यादा तापमान में अंतर नहीं आता है। निचला वायुमंडल गर्म बना रहता है, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसे क्या, कौन सा प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 9वें का अथवा वाला, सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम बताइए एवं एक उपयोग लिखिए। तो देखो आपके वैसे ये जो आपके अवरक्त प्रकाश था, अवरक्त प्रकाश की जो खोज की थी वो वैज्ञानिक आपके हर्शेल ने भी की थी। कभी पूछा जाए तो आप याद रखना, अवरक्त प्रकाश की खोज हर्शेल ने की थी, हर्शेल ने की थी, ये भी आप ध्यान रखना उसमें, ठीक है। तो अवरक्त प्रकाश की जो खोज की थी ये आपके किसने की थी, हर्शेल ने, ठीक है। इनका उपयोग, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग रोगी की सिकाई में होता है, ठीक है। इनका उपयोग रोगी की सिकाई में भी किया जाता है, रोगी की सिकाई में भी किया जाता है।
रोगी की सिकाई में भी किया जाता है। ये ध्यान रखना है। अगर रोगी की सिकाई करना है तो उसमें भी अपन जो है अवरक्त प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। रात्रि में फोटोग्राफी में, कोहरे में संकेत के रूप में। ठीक है, रात्रि में फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में, ठीक है, रात्रि में फोटोग्राफी में इनका उपयोग रोगी की सिकाई में भी किया जाता है। रात्रि में फोटोग्राफी में, नंबर 3, रात्रि में फोटोग्राफी में कोहरे में संकेत के रूप में, कोहरे में संकेत के रूप में, संकेत के रूप में। ठीक है, क्योंकि कोहरे में संकेत के रूप में इनका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। तरंगदैर्घ्य अधिक होती है तो इनका प्रकीर्णन कम होता है, फैलती नहीं है, तो ये अधिक दूरी तक तय कर लेती है। तो कोहरे में अगर संकेत भेजना है तो उस समय भी इनका उपयोग अपन कर सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके। और उपग्रह में सोलर सेल की सहायता से विद्युत ऊर्जा प्रदान करने में, ठीक है ना, उपग्रह में सोलर सेल की सहायता से ऊर्जा प्रदान करने में भी अपन अवरक्त प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। ये अवरक्त प्रकाश के उपयोग अतिरिक्त थे आपके इसमें। ठीक है, अब देखो यहां पर नेक्स्ट आ जाता है इसका अथवा वाला। सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत महत्वपूर्ण है आपके इस पार्ट से संबंधित। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो यहां पर सबसे अधिक आवृत्ति की जो विद्युत चुंबकीय तरंगे है, सबसे अधिक आवृत्ति की जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो गामा तरंगे होती है या गामा किरणें होती है। गामा किरणों की जो है आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा है। सबसे सबसे अधिक, सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा तरंगे है या गामा रे है, गामा रे या गामा किरणें हैं, गामा किरणें हैं। इनकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इनकी जो आवृत्ति होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना, 8 × 10⁻⁷ से, 8 × 10⁻⁻7 से, ठीक है ना, 8 × 10⁻⁻7 से आपके जो है 10⁻³ मीटर की कोटि की होती है, 10⁻³ मीटर की कोटि की। ठीक है, 8 × 10⁻⁷ मीटर से 10⁻³ मीटर की कोटि तक की जो आपके तरंगे होती है वो कौन होती है? आपके अवरक्त तरंगे होती है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है या आपके जो है कौन सी होती है? आपके गामा किरणें होती है। ठीक है, गामा किरणें जो होती है सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंगे होती है। सबसे अधिक आवृत्ति वाली जो तरंगे होती है, देखो गामा किरणें तो होती है लेकिन इनकी आवृत्ति ये नहीं होती है। ये तो अवरक्त प्रकाश की आवृत्ति लिख दिया मैंने भूल में। ठीक है, तो इनकी जो आवृत्ति परास होती है या आवृत्ति, इनकी जो आवृत्ति होती है, गामा किरणें जो होती है इनकी आवृत्ति जो है सबसे अधिक तो होती है लेकिन 6 × 10 इनकी तरंगदैर्घ्य परास जो होती है 6 × 10⁻⁻15। ठीक है, आवृत्ति अलग होती है, तरंगदैर्घ्य परास इनकी अलग होती है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य होती है 6 × 10⁻15, 6 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य परास जो होती है 6 × 10⁻⁻15 से लगाकर जो है 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। ठीक है, इनकी जो तरंगदैर्घ्य परास जो होती है 6 × 10⁻⁻15 मीटर से लगाकर 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। ठीक है, ये जो है आपके गामा किरणें, गामा रे की जो है बात चल रही है आपके।
ठीक है, तो सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों का नाम कौन सा हो गया आपके? गामा रे हो गया। इनका एक उपयोग, अरे इसके तो बहुत सारे उपयोग है। ठीक है, इनकी जो खोज की थी, खोज भी बहुत महत्वपूर्ण है इसकी। इनकी जो खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो क्या, कौन था? बेक्यूरेल और क्यूरी था। ठीक है, बेक्यूरेल और क्यूरी। ठीक है, बेक्यूरेल और क्यूरी दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो इनकी खोज, गामा किरणों की जो खोज करने वाले कौन थे? बेक्यूरेल और क्यूरी। इन दोनों ने ही जो है गामा किरणों की खोज की थी। तो इनका जो है एक महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? देखो, कैंसर के इलाज में इनका जो है उपयोग क्या हो जाएगा आपके? उपयोग, ठीक है, उपयोग कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में गामा रे का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। या अपन यूं ऐसे भी कह सकते, अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने में, या अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने में, अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने में, कोशिकाओं को नष्ट करने में, नष्ट करने में। ठीक है, ये भी, इसका अर्थ भी यही है, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में। अवांछनीय कोशिकाएं कौन होती है? कैंसर कोशिकाएं होती है। तो इनको नष्ट करने में इनका उपयोग किया जाता है। गामा किरणें जब कैंसर कोशिकाओं पर डाली जाती है तो ये उन्हें जला देती है, लेकिन दूसरी कोशिकाओं को कोई हानि नहीं पहुंचाती। सबसे इनकी महत्वपूर्ण बात यही है। तो जब रोगी की सिकाई की जाती है, रोगी को जब डॉक्टर के द्वारा सिकाई लिखी जाती है तो वो गामा किरणों के द्वारा ही उसकी सिकाई होती है। तो देखो, इसका हो जाए कैंसर के इलाज में गामा रे का उपयोग किया जाता है, या अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने में। अवांछनीय कोशिका भी कौन सी होती है? कैंसर कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो आपके ये भी इसका क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण उपयोग हो जाएगा, कैंसर कोशिकाओं के नष्ट करने में और ट्यूमर रोग के निदान में। ठीक है, ट्यूमर रोग के निदान में, ट्यूमर रोग के निदान में भी करते हैं भाई। भाई ये भी वही बात होगी, ये है तो ट्यूमर भी क्या है? कैंसर ही है। ठीक है, ट्यूमर रोग के निदान में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह साधारण अपने शरीर की जो कोशिकाएं होती है, साधारण अपने शरीर की जो कोशिकाएं होती है, इनको एब्जॉर्ब नहीं करती है, अवशोषित नहीं करती है। और चूंकि इनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, तो ये क्या होती है, जिस भी कोशिका के ऊपर गिरती है तो उसको क्या कर देती है? आवृत्ति ज्यादा होने के कारण ये उनको क्या कर देती है? जला देती है। ठीक है, उनको क्या कर देती है? जला देती है। तो जैसे ये ट्यूमर पर गिरती है, ट्यूमर पर इनको छोड़ा जाता है, तो ये ट्यूमर को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। तो कैंसर और ट्यूमर रोग के निदान में भी हो जाएगा इनका उपयोग। कैंसर और ट्यूमर रोग के निदान में, ठीक है, खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में भी इनका उपयोग करेंगे। ठीक है, खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखना है तो उनमें भी अपन इनका उपयोग कर सकते। ठीक है, खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक अगर आपको सुरक्षित रखना है तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एक ही पूछा था इन्होंने। चलो देखते हैं, आप अगला आता है आपके, अगला आता है देखो, अवतल दर्पण आपके आया। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है आपके, देखो इसमें कि अगर अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक देने पर दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु के दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो क्या कह रहा है कि भाई अवतल दर्पण के सम्मुख, अवतल दर्पण के सम्मुख अगर कोई वस्तु रखी गई है, वस्तु रखी गई है, अवतल दर्पण के सम्मुख कोई वस्तु रखी गई है, लेकिन अपन ने क्या किया, किसी अपारदर्शी माध्यम से इसका आधा भाग क्या कर दिया? अपारदर्शी माध्यम से ढक दिया। जब अपन अपारदर्शी माध्यम से ढक देंगे तो इसका प्रतिबिंब तो वैसा ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, जहां बन रहा था वहीं बनेगा, उसकी स्थिति भी वही होगी, लेकिन उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? कम, थोड़ा धुंधला बन जाएगा, क्योंकि प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी, केवल आधा ही प्रकाश अब जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके? धुंधला हो जाएगा, तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अवतल दर्पण के क्या हो जाएगा आपके? अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, अवतल 10वां प्रश्न चल रहा है आपके,
अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ के नीचे के, नीचे के आधा, नीचे के आधे भाग को, आधे भाग को किसी अपारदर्शी, किसी अपारदर्शी, किसी अपारदर्शी पदार्थ से, पदार्थ से ढकने पर, ढकने पर सामने स्थित, स्थित वस्तु की प्रकृति, वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थित वस्तु के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति व स्थिति, प्रकृति व स्थिति पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, लेकिन प्रकाश की तीव्रता कम होने से, लेकिन प्रकाश की तीव्रता या मात्रा, मात्रा कम होने से, मात्रा कम होने से, कम होने से प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है, प्रतिबिंब धुंधला, धुंधला हो जाता है। ठीक है, पहले जितना चमकीला था उतना चमकीला नहीं रहेगा जब अपारदर्शी माध्यम से आधा भाग ढक देंगे। नेक्स्ट आता है, देखो, एक प्रकाश किरण विरल माध्यम, प्रकाशिक विरल माध्यम से प्रकाशिक सघन माध्यम में तिर्यक प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण के वेग में, वेग और आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा साहब? देखो, एक प्रकाश किरण है साहब, ये आपके देखो माध्यम है, सघन विरल माध्यम का सीमा पृष्ठ है। इधर आपके सघन माध्यम है, इधर आपके क्या है, सघन माध्यम है, इधर आपके सघन माध्यम है। और एक प्रकाश किरण देखो सघन विरल माध्यम की सीमा पृष्ठ पर इस प्रकार से आपतित होती है, तिरछी आपतित हुई। तो अगर देखो आपतन बिंदु पर मैं अगर अभिलंब खींचता हूं, देखो ये आपतन बिंदु पर अपन ने अभिलंब खींचा, तो जैसे ये तो विरल माध्यम है, ऐसा कह रहा हो कि विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित हो रही है। देखो प्रकाश किरण विरल माध्यम से प्रकाशिक सघन माध्यम में तिर्यक प्रवेश कर रही, तिरछी प्रवेश कर रही है। तो देखो सीधी तो नहीं जाएगी ये, लेकिन देखो जैसे ही क्या होगा, आपके सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि ये आपके विरल माध्यम था, ये विरल है, और ये क्या है, सघन माध्यम, सघन माध्यम है। लेकिन सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा आपके, कम, प्रकाश का वेग कम हो जाता है। लेकिन आवृत्ति जो है स्रोत पर निर्भर करती, प्रकाश स्रोत पर, प्रकाश स्रोत पर आवृत्ति निर्भर करती है, तो प्रकाश स्रोत तो वही है, तो इसके आवृत्ति पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपन लिख देते हैं यहां पर क्या आ जाएगा, एक प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण, प्रकाश किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम में, माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है या तिर्यक प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, झुक जाएगी, भाई झुकेगी तो है। तथा सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा प्रकाश का वेग क्या होगा, कम,
झुक जाएगी। और सघन माध्यम में, सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा, विरल माध्यम की अपेक्षा प्रकाश का वेग कम होगा। क्या होगा बोलो? सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा प्रकाश का वेग, अपेक्षा प्रकाश का वेग कम होता है। अतः वेग घट जाएगा, लेकिन उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवृत्ति प्रकाश स्रोत पर निर्भर करती है। लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवृत्ति स्रोत पर निर्भर करती है। आवृत्ति स्रोत, प्रकाश स्रोत पर निर्भर करती है, आवृत्ति स्रोत पर निर्भर करती है। तो जब आवृत्ति स्रोत पर निर्भर करेगी, स्रोत वही है, तो आवृत्ति क्या रहेगी? वो की वही रहेगी। आपके जो है आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि उसका जो वेग रहेगा। देखो इसमें अगला प्रश्न आ जाता है अपने, इसमें अगला प्रश्न आता है कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त दो निष्कर्ष लिखिए। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त दो निष्कर्ष लिखिए। तो देखो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अपन देखें तो अधिकांश अल्फा कण जो है स्वर्ण पन्नी को पार करके सीधे की सीधे चले जाते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। तो एक तो निष्कर्ष ये निकल जाएगा, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण अल्फा कण स्वर्ण पत्र को पार कर बिना विचलित हुए सीधे चले जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। खोखला होता है तभी तो पार करके सीधे चले गए। ठीक है, परमाणु जो होता है उसका अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। नेक्स्ट आता है, देखो परमाणु जो होता है उसका समस्त द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान और भार एक निश्चित बिंदु पर, एक सूक्ष्म बिंदु पर क्या होता है? केंद्रित होता है। इसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है, परमाणु का समस्त धन आवेश और द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं।
जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। देखो अगला आता है नाभिकीय बलों की विशेषताएं। दो पूछी थी केवल, ठीक है। नाभिकीय बलों की दो विशेषताएं। तो नाभिकीय बल की क्या विशेषताएं होती? देखो देखो नाभिकीय बल जो है अभी तक ज्ञात सभी बलों में सबसे प्रबल बल है, ठीक है। नाभिकीय बल जो होते हैं अभी तक ज्ञात सभी बलों में सबसे प्रबलतम बल है। एक विशेषता ये है, ठीक है। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल अभी तक ज्ञात बलों में सर्वाधिक प्रबल बल है, प्रबल बल है। 10⁻⁻15 मीटर तक प्रभावी होते हैं, इतने पास तक। 10⁻⁻15 मीटर तक प्रभावी होते हैं, मीटर तक प्रभावी होते हैं। 10⁻⁻15 मीटर तक प्रभावी होते हैं। और देखो दूसरी बात यह है कि नाभिक में आपके प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, उनको भी बांधे रखता है, और प्रोटॉन प्रोटॉन को भी बांधे रखता है प्रतिकर्षण के बावजूद, क्योंकि दोनों पर समान आवेश है, धन आवेश, उनमें प्रतिकर्षण होता है, उसके बावजूद भी उन्हें बांधे रखता है। नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को बांधे रखता है, जबकि बांधे रखता है प्रोटॉन के बीच तो प्रतिकर्षण होता है, बीच प्रतिकर्षण के बावजूद बांधे रखता है। प्रोटॉन को दोनों प्रोटोनों में धन आवेश होगा, और समान आवेश के बावजूद भी उनको क्या करता है, ये बांधे रखता है। तो ये भी क्या हो गया, इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता हो गई। और इसकी परास भी बहुत ज्यादा कम है, देखो 10⁻⁻15 मीटर तक भी बांधे रख रहा है। और दूसरी बात ये है, देखो ये कणों के आवेश पर भी निर्भर नहीं कर रहा है। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी तो बांधे रख रहा है, जबकि न्यूट्रॉन तो क्या है, उदासीन होता है, तो ये आवेश पर भी निर्भर नहीं करता है। यह आवेश पर भी निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये जो है आवेश पर भी निर्भर नहीं करता है।